हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों? तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की? अच्छे से चले तैयारी। होप सभी लोग अच्छा कर रहे हैं। लास्ट मोमेंट में रिवीजन कर रहे होंगे। खूब अपनी अच्छे से रिवाइज करिए, छोटे छोटे फार्मूलों को तैयार करिए, एनसीईआरटी को पढ़िए, एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज करिए, फिजिक्स की एनसीईआरटी के प्रॉब्लम को लगाइए। कोशिश करिए कि जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है और जो एग्जाम्पलर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको ज़रूर लगाएं। नीट के प्रीवियस ईयर को बेस्ट करें। तो बेटा साल भर से आपकी तैयारी बड़ी अच्छी चल रही है और अच्छा नंबर भी आएगा। मेडिकल में सीटें भी बढ़ गई हैं। इस समय यूपी में देखिए 1300 सीटें क्या है बढ़ी हैं। अब टोटल 48 मेडिकल कॉलेज हो गए। तो बेटा लास्ट मोमेंट में कोई कसर मत छोड़ना। कुछ ऐसा करो कि दुनिया करे तुम्हारे जैसा, तुम्हारे अगल बगल घर परिवार सब लोग तुमको आप आदर्श बनाएं। कुछ ऐसा करो और इसके लिए लास्ट मोमेंट में खूब पढ़ना पड़ेगा। हिम्मत नहीं हारना है, एकदम लगे रहना है। लास्ट मोमेंट में ये नहीं कि मैदान छोड़ के भाग जाना है। हमने भी गुरुकुल पाठशाला ने भी बेटा आपके लिए क्या एक दो प्रकार की टेस्ट सीरीज़ शुरू की है। एक बेटा फिजिक्स में बच्चों को डर रहता है तो फिजिक्स की एक अलग टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट की है, जिसमें फिजिक्स का 1 घंटे का पेपर होगा जो 12:30 से 1:30 तक। बेटा हमारी एक पंचलाइन है, क्या नीट 2023 में फिजिक्स के डर को भगाना है, फिजिक्स में सर्वोच्च अंक प्राप्त करके बेस्ट रैंक लाना है। तो ये जब टेस्ट देंगे तो आप क्या है, आपका डर भग जाएगा। और जब डर भग जाएगा तो 7 मई को फिजिक्स से कुछ रहेगा ही नहीं यार, एकदम बेस्ट करोगे, अच्छा करोगे, बहुत ही अच्छा करोगे। तो इसलिए बेटा ये टोटल 27 टेस्ट हैं जो 22 मार्च 2023 से हैं। आपका टेस्ट सीरीज का टाइम है 12:30 PM to 1:30 PM। 18 टॉपिक वाइज टेस्ट है, 3 फुल लेंथ है। बेटा इसकी बहुत ही मिनिमम कॉस्ट हमने 500, चूँकि ऑफलाइन टेस्ट है तो 500 एक चार्ज केवल एक टेस्ट का रखा है। जो बाहरी बच्चों के लिए, गुरुकुल के जो बच्चे हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज फ्री है। तो इस टेस्ट को बेटा सभी लोग बढ़ चढ़ के दें, उत्सव की तरह देखें और गलतियां करें। आप जब गलतियां करेंगे तो उन्हीं गलतियों से सीखेंगे। मैं चाह रहा हूं कि इस मोमेंट में क्या आप अच्छा करें तो करें, लेकिन साथ में गलतियां भी करें और ये गलतियां यहीं पता हो जाए। 7 मई को ना गलती हो, क्योंकि 7 मई को अगर गलती पता चलेगी फिर आपको 1 ईयर क्या है आगे जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आज गलती पता चल जाएगी, कल गलती पता चल जाएगी और आपने सुधार कर लिया तो 7 मई को मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपकी गलती होगी ही नहीं और आप बेटा बेस्ट रैंक लाओगे। आप अपना बेस्ट करेंगे, वह गलती होगी ही नहीं, आप उसमें क्या करेंगे, बेस्ट रैंक लाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान दीजिए। इस गलती को सुधारने का, गलतियों को करने और गलतियों को सुधारने का सबसे अच्छा टेस्ट है जो फिजिक्स संजीवनी टेस्ट सीरीज है। ये टेस्ट बेटा क्या है, ये देखो ये टेस्ट टॉपिक वाइज हैं। ये मैंने इसमें टॉपिक वाइज दे दिया है। 22 मार्च को है, 24 मार्च को, 27 मार्च को, 29 मार्च को है। फिर उसके बाद बेटा डेली होगा ये टेस्ट। 27 टेस्ट हैं, ये हमने सिलेबस यहाँ पे दे दिया है। अब बेटा हर टेस्ट का हमको क्या है, वीडियो सोल्यूशन भी देना है, डिस्कस भी करना है। हर क्वेश्चन को डिस्कस करना और डिस्कस करके आपके सामने पहुँचाना है। तो जो क्वेश्चन आपको आते रहेंगे बेटा उनको क्या है अपनावा, जो नहीं आ रहा है उसको हमारे टेस्ट सीरीज डिस्कशन से आप क्या है देख लीजिएगा। वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे हम। वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड करके आपकी गलतियों को क्या है सुधारेंगे, ताकि आप 7 मई को कोई गलती ना करें और हमारा बच्चा, पूर्वांचल का बच्चा, इस भारत का बच्चा क्या है सबसे बेस्ट करे, सबसे आगे हो, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन ले। और यूपी में सीटें भी बढ़ रही हैं, तो इसलिए बेटा क्या है इसका लाभ लीजिए। ऐसा ना हो कि इसका लाभ कोई और ले ले, आप लोग इसका लाभ लीजिए। जितने यूपी के वासी हैं उसको मेहनत से करें, मेहनत से पढ़ें, खूब मन से। क्या लास्ट मोमेंट में कहा जाता अंत भला तो सब भला। अब आओ देखते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। आज 22 मार्च है और आज का जो टॉपिक है बेटा, आज का जो टॉपिक है ये देखिए, फिर से मैं कर रहा हूँ बार बार हमारा स्लोगन, नीट 2023 में फिजिक्स के डर को भगाना है, फिजिक्स में सर्वोच्च अंक प्राप्त करके बेस्ट रैंक लाना है। फिजिक्स संजीवनी टेस्ट सीरीज टेस्ट 1। आज का टॉपिक है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। बेटा एक क्लास 11 से मैंने लिया है, क्लास 12 से लिया है, ताकि दोनों की बैलेंस तैयारी चलती रहे, दोनों की बैलेंस तैयारी चलती रहे, कहीं कोई दिक्कत ना आए, ये ध्यान रखिए कोई दिक्कत ना आए। अब चलते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन है बेटा टेस्ट में, 1 घंटे में करना है। इसमें सेक्शन ए सेक्शन बी हमने नहीं बनाया है। हाँ, जो हमारा संजीवनी होल टेस्ट हो रहा है उसमें हमने सेक्शन ए सेक्शन बी बनाया है। ठीक है, तो आइए चलिए डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या है। अब देखना बेटा पेपर में क्या है, असर्शनिजन टाइप के आ रहे हैं, स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आ रहे हैं। 3 चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। पेपर का लेवल कोई कठिन होगा, कोई आसान होगा। जैसे कोई फिजिक्स का पेपर मैं कठिन दे दूंगा, कोई आसान दे दूंगा, कि ताकि हर लेवल के पेपर को आप लगाए रहें, ताकि वहाँ ये ना हो, क्योंकि कभी कभी पेपर आसान आ जाता, कभी कभी पेपर कठिन आ जाता। तो हर लेवल के क्वेश्चन को आप लगाए रखें। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू होने जा रहा है। मैच द फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो दिस लिस्ट।
यही ना। तो अब देखो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन किसका किसके बराबर होगा बेटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, प्लैंक कांस्टेंट, थर्मल कंडक्टिविटी, ये सब आप जानते ही होंगे। तो ये सब जानते होंगे तो आपके कौन से ऑप्शन है इसमें, क्या सही है आपका इसमें बेटा, इसमें आपका ये सी वाला ऑप्शन सही है। कौन सा, सी वाला ऑप्शन है। तो ये सारी चीज़ें तो मैक्सिमम आप जान ही रहे हैं। ये देखिए सी ऑप्शन इसमें क्या है, सही है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या करा है बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करा कि एक स्टूडेंट है यूज सिंपल पेंडुलम एग्जैक्टली 1 मीटर। तो बताओ अगर एग्जैक्टली 1 मीटर करा तो क्या कोई एरर होगा, कोई एरर नहीं होगा। ही इज स्टॉप वॉच द लीस्ट काउंट ऑफ 1 सेकेंड। लीस्ट काउंट 1 सेकेंड का मतलब जो उसमें ये डेल्टा टी की वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई बच्चा, 1 सेकेंड हो गई डेल्टा टी की वैल्यू। एंड रिकॉर्ड 40 सेकेंड इन 20 ऑसिलेशन। नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना हो गया बेटा, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इसमें 20 ऑसिलेशन हो गया। और ये जो टाइम हो गया, टोटल टाइम हो गया वो कितना हो गया, 40 सेकेंड हो गया। देखिए टोटल टाइम 40 सेकेंड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, मतलब इन चारों में से कौन सा ट्रू है बच्चा, इन चारों में से। तो कह रहा कि डेल्टा टी के मेजरमेंट में क्या होगा। तो आप जानते हैं कि जो टाइम पीरियड होता है बेटा वह क्या होता है, टोटल टाइम अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन होता है। ये देख लो, टोटल टाइम इज इक्वल टू ये आपका। और अब आप यहाँ से टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड देखिए कितना 40 है और ये देखिए कितना है 20 अपॉन 40 अपॉन 20 का मतलब इसमें 2 सेकंड, यानी टाइम पीरियड कितना पता चल गया इसका, 2 सेकंड। ये देखिए टाइम पीरियड 2 सेकंड पता चल गया। देख रहे हो बच्चा, टाइम पीरियड इसमें कितना पता चल गया, 2 सेकंड। अब 2 सेकंड पता चल गया तो इसमें एरर कैसे निकालेंगे, एन तो कांस्टेंट है, इनमें तो कोई एरर नहीं होगा। डेल्टा टी क्या होगा, डेल्टा टी अपॉन टी इक्वल टू क्या करेंगे आप, ये देखिए डेल्टा टी अपॉन टी इक्वल टू क्या करेंगे, स्मॉल डेल्टा टी अपॉन कितना करेंगे, टी करेंगे। ये देख लीजिए, करेंगे कि नहीं बच्चों। हाँ, अब डेल्टा टी की वैल्यू हमको निकालनी है आखिरकार। टी कितना है, ये देखो डेल्टा टी हमारा कितना है, ये डेल्टा टी जो दिया गया है वो देखो कितना है, टी है 2। डेल्टा टी कितना है, ये देखो 1 सेकंड दिया है, 1 सेकंड दिया है। और टी कितना दिया है, 40 सेकंड दिया है, 40 सेकंड दिया है। तो इसका मतलब हमारा क्या होगा, यहाँ इसको वैल्यू ले जाएंगे तो ये वाला देखिए इसमें सही होगा एक। अब परसेंटेज एरर इन जी भी पूछा है। जी में परसेंटेज एरर कैसे निकालोगे बच्चों, और जी में परसेंटेज एरर कैसे निकालोगे देख लो। तो ये बताओ टी इक्वल टू कितना होता है, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट यल बाई जी होता है। क्यों, अब जी में यल में तो कोई एरर नहीं है, क्यों, एग्जैक्टली है। यल में तो कोई एरर नहीं है क्योंकि क्या क्वेश्चन बोला है, ये देखो एग्जैक्टली 1 मीटर, तो यल में कोई एरर नहीं होगा। तो इसका मतलब जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना होगा, ये देखो टी का स्क्वायर होगा, या डेल्टा जी अपॉन जी इक्वल टू कितना होगा बच्चा। ठीक है, मतलब जो भी हो टी का स्क्वायर तो नहीं होगा, 1/t का स्क्वायर होगा, जी इधर आएगा तो, लेकिन तब भी 2 डेल्टा टी अपॉन कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। अब बताइए 2 इंटू डेल्टा टी कितना आया है, 0.05 अपॉन कितना आ रहा है, टी कितना आ रहा है बच्चों, टी 2 सेकंड आ रहा है, इंटू 100 कर दो, इंटू कितना कर दोगे, 100 कर दोगे। तो 100 कर दोगे तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5%, यानी फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है इसमें। कौन सा, फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। तीसरा अगला क्वेश्चन, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड 2% एंड 3%। ये देखो मास में कितने का दिया है, 2, और ये 3%। तो आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होता है। ये देखिए काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर पता है आपको, यानी डेल्टा k अपॉन के इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखो डेल्टा m अपॉन m और प्लस कितना हो जाएगा 2 डेल्टा v अपॉन v इंटू 100। अब सब कुछ आपको पता है, सारी चीज़ें पता हैं, ये देखिए सारी चीज़ें पता है, सब कुछ है इसमें रखेंगे तो ये कितना आएगा, 3 2 जा 6 और 2 8% आएगा। कितना आएगा, 8%। फिर देखते हैं बेटा चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या करा, कंसीडर द रेशियो आर इक्वल टू 1 माइनस ए। देखिए 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए टू बी डिटरमाइन द मेजरिंग द डायमेंशनल क्वांटिटी, क्या डायमेंशनल क्या क्वांटिटी ए फॉर द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए, देन व्हाट इज द एरर डेल्टा आर डिटरमाइनिंग आर, क्या हो जाएगा। तो ये बताओ यहाँ पे r इक्वल टू 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए है। ये देखो ये ऐसे है, r इक्वल टू क्या है, r इक्वल टू आपका, ये देखिए एक मिनट, r इक्वल टू आपका क्या है, देखिए r इक्वल टू कितना दिया गया बेटा, 1 माइनस ए अपॉन कितना दे रहा है, 1 प्लस ए दे रहा है। देखिए तो कह रहा है कि कितना एरर होगा डेल्टा आर में, तो चलो देख लेते हैं। 1 माइनस ए में कितना एरर निकालो, पहले देखो डेल्टा आर अपॉन आर है, 1 माइनस ए में 1 में तो कोई एरर नहीं होगा, ए में कितना हो जाएगा, डेल्टा ए अपॉन कितना हो जाएगा 1 माइनस, ये चीज़ जानते हो ना। 1 प्लस बी में कितने का में होगा, 1 में तो कोई एरर नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा ए अपॉन कितना हो जाएगा, 1 प्लस ए हो जाएगा। अब आप यहाँ एलसीएम ले लीजिए।
आर की वैल्यू ये रख दीजिए, सब सॉल्व कर दीजिए। सब सॉल्व कर देंगे तो 2 डेल्टा ए, मतलब सब सॉल्व करने का मतलब डेल्टा आर अपॉन आर की वैल्यू है कितना, ये देखो 1 माइनस ए और ये क्या हो गया 1 प्लस ए। यहाँ एलसीएम लोगे तो कितना होगा 1 माइनस ए और ये देखो 1 प्लस ए होगा। क्या कॉमन ले सकते हैं, 1 माइनस ए को कॉमन ले सकते हैं, सॉरी डेल्टा ए को कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचा 1 प्लस ए प्लस 1 माइनस डेल्टा ए बचा ना। ठीक है, तो ये देखिए अब यहाँ कट गया, ये कटने के बाद क्या हो गया आपका, इससे ये कट गया, ये वाला इसमें मल्टीप्लाई हो गया, डेल्टा ए बचा है आपका। ये एरर यहाँ से काटेंगे, कैंसिल करेंगे तो ये सब कितना आ जाएगा कट के 2 डेल्टा ए अपॉन 1 प्लस ए का क्या होल स्क्वायर। इसका मतलब इसमें कौन सा सही है, बी वाला सही है। क्या सही है बेटा, बी वाला। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव डिफरेंट डायमेंशन। ठीक है, तो डी वाला डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डिफरेंट डायमेंशन है। फिर इसमें देखिए क्यूब साइड ऑफ लेंथ 1.2 इंटू 10⁻² मीटर, कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम। आपको इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो बेटा एक बात बताओ, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, सिग्निफिकेंट फिगर में क्या करते हैं, अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है तो आंसर जो आना चाहिए वो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितना दिया है 1.2, देखना इसी तरह के बेसिक क्वेश्चन आएंगे, कितना दिया है 1.2 दिया है। अब आंसर भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर में चाहिए। अब देखो या तो चाहो तो आप उसका मल्टीप्लाई करो या तो थोड़ा दिमाग के स्मार्ट बनो। तो जब स्मार्ट बनोगे देखो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में एक ही है, इसका मतलब 6 का कौन सा हो जाएगा ए, 6 का कौन सा हो जाएगा ए। अब चलते हैं 7 में क्या करा, प्रेशर डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस एच पी इक्वल टू अल्फा बाई बीटा एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा जेड अपॉन के थीटा। ठीक है, अल्फा बीटा आर कांस्टेंट, जेड इज डिस्टेंस, के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड थीटा इज टेम्परेचर। द डायमेंशन ऑफ बीटा का डायमेंशन आपसे पूछा जा रहा है। तो बेटा ऐसे क्वेश्चनों के लिए क्या करते हैं, आप जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल क्या होता है, नॉन डिफाइंड क्वांटिटी है डायमेंशन में। इसका डायमेंशन कितना आता है 1 आता है। तो अल्फा जेड अपॉन के थीटा का डायमेंशन कितना आएगा 1 आएगा। ये देखिए अल्फा जेड अपॉन के थीटा का डायमेंशन, यानी अल्फा जेड अपॉन के थीटा का डायमेंशन किसके इक्वल होगा 1। अल्फा के थीटा क्या है आपका, एनर्जी है, एनर्जी का कितना होता है ml2 T⁻⁻², ये देखिए के थीटा, और जेड कितना है भैया एल, तो इसका मतलब अल्फा का डायमेंशन कितना हो जाएगा ml T⁻²। अब पूछा किसका है, डायमेंशन ऑफ बीटा पूछा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पूरे का डायमेंशन किसके इक्वल होगा, ये देखो पूरे का डायमेंशन किसके इक्वल होगा 1। तो बचा क्या, प्रेशर पी इक्वल टू अल्फा बाई बीटा, ये देखो प्रेशर पी इक्वल टू क्या बचा अल्फा बाई बीटा। देखिए भैया प्रेशर पी इक्वल टू क्या बचा अल्फा बाई बीटा, प्रेशर पी इक्वल टू अल्फा बाई बीटा बच रहा है। हमको फाइंड किसका करना है, बीटा। तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा ये बताओ, अल्फा बाई प्रेशर। अल्फा है कितना, अल्फा कितना है, अल्फा है ml T⁻⁻², और प्रेशर कितना है बेटा, प्रेशर कितने का आ रहा है ml-1 T⁻⁻²। ये देखिए इससे कट गया, इससे कट गया, यल स्क्वायर, यानी m पे 0, l2 t पे 0। ये इसका क्या हो गया बच्चों, ये इसका डायमेंशन हो गया। क्या हो गया, ये डायमेंशन हो गया। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन होगा इसमें। अब आगे चलते हैं, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड। देखिए जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं नीट में उसी पैटर्न पे हमने क्वेश्चन दिया है, तो इसको अगर आप मैच करेंगे तो ए का टॉर्क का क्या होगा न्यूटन मीटर, टॉर्क का स्ट्रेस का क्या होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी बी का क्या होगा फोर्थ, यानी ये बी वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सा होगा बेटा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, अब आगे चलते हैं, इसमें देखिए ठीक है, आगे चलिए देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है 9वां। ए वायर ऑफ लेंथ यल इक्वल टू 6 प्लस माइनस 0.06, ये देखिए सेंटीमीटर, एंड रेडियस आर एंड मास इतना, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द डेंसिटीज। डेंसिटी में मैक्सिमम परसेंटेज एरर पूछा है बेटा, डेंसिटी। तो आप सभी लोग जानते हैं कि डेंसिटी जो होती है वह क्या होती है, मास अपॉन क्या होती है वॉल्यूम। क्यों भैया सही है डेंसिटी। तो डेंसिटी रो हो गया, मास वॉल्यूम क्या होगा पाई आर स्क्वायर यल होगा। अब बताओ एरर कितना होगा, डेल्टा रो अपॉन रो होगा। मास में कितने का होगा, डेल्टा यम अपॉन यम इंटू 100 होगा। और बच्चों पाई में तो कोई एरर होगा नहीं, क्या पाई में कोई एरर होगा, क्या पाई में कोई एरर नहीं होगा। आर स्क्वायर में क्या होगा 2 डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 होगा। यल में कितना होगा बच्चों, डेल्टा यल अपॉन यल इंटू कितना होगा 100 होगा। ये देखिए सारी वैल्यू दे दी गई है। देखो ये आपका डेल्टा यल है, ये यल है, ये क्या है डेल्टा आर है, आर है, ये डेल्टा यम है, यम है, सब रखेंगे तो यहाँ पे कितना परसेंट आएगा, ये आपका 4 आएगा। कितना आएगा 4, 9 का कौन सा होगा, ए वाला होगा। ठीक है, अब आइए इसमें देखिए ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है। देखो भाई लीस्ट काउंट के सब क्वेश्चन आते हैं
और आप जानते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स में लीस्ट काउंट निकालने का एक ही फार्मूला होता है। क्या होता है बच्चों? लीस्ट काउंट इक्वल टू MSD माइनस कितना होता है? VSD होता है। ये देखिए MSD माइनस VSD, मतलब लीस्ट काउंट निकालने का एक ही फार्मूला होता है MSD माइनस VSD, यानी मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन माइनस क्या? वर्नियर स्केल डिवीजन, MSD। तो ये देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 25 VSD, ये देखो 25 VSD कोइंसाइड विद द 24 MSD, यानी क्या कहा जा रहा है? 25 VSD, ये देखिए 25 VSD कोइंसाइड विद द सॉरी 25, हाँ ठीक 24 क्या MSD। इसका मतलब VSD किसके इक्वल हो जाएगा ये बताओ? VSD जो होगा वो 24/25 MSD के क्या हो जाएगा? ये देखिए 24/25 MSD के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा बच्चों? MSD, ये देखिए MSD है मेन स्केल डिवीजन माइनस VSD कितना दिया गया है? 24/25, ये क्या हो जाएगा? MSD हो जाएगा। ये बताइए अब कितना हो जाएगा यहाँ से? 1/25 क्या MSD हो जाएगा, यानी ये देखिए 1/25 MSD हो गया। मेन स्केल डिवीजन आपका दिया है, ये जो 20 डिवीजन पर सेंटीमीटर है यही आपका MSD है। जो MSD दिया है वो आपका कितना दे दिया? 1/20, मतलब 1/25 इंटू 1 कितना 20 क्या हो गया? सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 0.02 सेंटीमीटर, 0.02 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आ गया ये नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन भी दिए गए हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन, स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन बने हैं। तो इन सब क्वेश्चनों को मैंने स्पेशली ध्यान दिया, क्योंकि बच्चे इन सब क्वेश्चनों से भागते हैं, लेकिन झूठ में भागते हैं। ये सब क्वेश्चन तो बहुत आसान होते हैं, ये सब क्वेश्चन क्या होते हैं? बहुत ही आसान होते हैं, इनसे कहीं भागना ही नहीं चाहिए। ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। अब देखो क्या है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ लिक्विड ड्रॉप डिपेंड्स ऑन द सरफेस टेंशन डेंसिटी लिक्विड इज रो एंड रेडियस आर देन। तो ये कह रहा है कि क्या डायमेंशनली करेक्ट है? तो बेटा ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। जब आप इसमें रखेंगे, इधर की तरफ रखेंगे तो ये टी आएगा ही नहीं। रो की वैल्यू रखोगे, आर की वैल्यू रखोगे, यस की वैल्यू रखोगे तो टी नहीं आएगा। और इसी को रीजन में कह रहा है यूजिंग डायमेंशन एंड वी गेट RHS हैविंग डिफरेंट डायमेंशन। तो सही बात है कि RHS जो है वो डिफरेंट डायमेंशन रख रहा है। तो इसका मतलब रीजन तो सही है, असर्शन गलत है। तो A इज फॉल्स बट R इज ट्रू। तो इसका मतलब डी वाला ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है इसमें? हाँ, डी का ऑप्शन है। ठीक, अब चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या करा है। आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच हैव डिफरेंट डायमेंशन। तो किसका डायमेंशन इसमें डिफरेंट है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और लेटेंट हीट का। ठीक है, Q इज इक्वल टू MS डेल्टा थीटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है और लेटेंट हीट Q इज इक्वल टू ML होता है। तो ये पेयर क्या है आपका? अलग अलग रख रहा है। ठीक है, फिर देखते हैं 13 वाले में चलते हैं क्या कर रहा है। 13 वाले में फिर देखो असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। मैंने कहा कि आपसे इन क्वेश्चनों को मैंने विशेष ध्यान दिया है। तो अब देखते हैं इसमें प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड टाइम हैज़ द सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ ए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना होता है? F इज इक्वल टू ML माइनस 1 T माइनस 1। तो प्रेशर का कितना होता है बेटा? ML माइनस 1 T पावर माइनस 2 और ये देखिए T। तो ये सब करेंगे तो इसके बराबर आएगा। इसका मतलब असर्शन सही कह रहा है कि नहीं? फिर कह रहा है रीजन कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फोर्स अपॉन वेलोसिटी ग्रेडियंट। फोर्स अपॉन, अब F इज इक्वल टू फोर्स अपॉन वेलोसिटी ग्रेडियंट, F इज इक्वल टू ईटा ए F इज इक्वल टू क्या होता है? ये देखिए F इज इक्वल टू क्या होता है? ईटा ए डेल्टा V अपॉन डेल्टा x होता है, मतलब एरिया भी होगा। इसका मतलब असर्शन सही है, रीजन फॉल्स दे रहा है। असर्शन सही है, रीजन फॉल्स, यानी सी वाला ऑप्शन होगा। कौन सा होगा? सी वाला ऑप्शन होगा। ध्यान से देखो, फिर देखो कह रहा है LRCB रिप्रेजेंट इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, वोल्टेज रिस्पेक्टिवली। द डायमेंशन ऑफ L/RCB। आप जानते हैं कि L/R को आप क्या कहते हैं? ये देखिए, अब इसका डायमेंशन बहुत आसान है। L/R को आप टाइम कांस्टेंट कहते हैं। टाइम कांस्टेंट का मतलब T हो गया। CB को आप AT कहते हैं। ये देखिए T कट गया, यानी इसका मतलब A पावर -1 हो गया। क्या हो गया? ये A पावर -1 हो गया। क्या हो गया? ये A पावर -1 हो गया। देखिए इसका डायमेंशन A पावर -1 हो जाएगा, A पावर -1। ठीक है, अब चलो इसमें चलो डेंसिटी ऑफ मटेरियल SI यूनिट 120 kg, यानी SI यूनिट कितना कर रहा है? 120 kg, यानी N2 इक्वल टू क्या, N1 इक्वल टू क्या कर रहा है? 128 kg पर मीटर क्यूब। सर्टेन लेंथ 25 सेंटीमीटर दिया है। लेंथ कितना दिया है भैया? 25 सेंटीमीटर दिया है। और यूनिट ऑफ मास कितना दे दिया है? ये देखिए मास ये दिया है। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल पूछ रहा है। तो इसके लिए आप जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट इज ऑलवेज कांस्टेंट।
क्यों बच्चों? आपको पता होगा प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट इज ऑलवेज कांस्टेंट, n1 u1 इक्वल टू n2 u2। ये देखो n1 u1 इक्वल टू क्या होता है, n2 u2 होता है। n1 आपको दे दिया है 128 दिया, इसका डायमेंशन कितना होता है m1 l1 पावर -3, चाहिए तो इस तरह से चेंज कर लीजिए। n2 आपको बताना है ये क्या होगा m2 l2 पावर -3, ठीक है ना। अब देखिए n2 कितना होगा 28 120 है। m1 किस में दिया है, ये देखिए m1 kg में दिया है, m1 kg में दिया है। यहाँ m1 किस में दे रहा है 50 ग्राम में दे रहा है, 50 ग्राम में दे रहा है, ठीक है। तो 50 ग्राम यहाँ रखेंगे। देखिएगा एक प्रकार की चीज़ होनी चाहिए। और यहाँ L1 किस में दे रहा है, L1 मीटर में दे रहा है। और यहाँ L2 किस में दे रहा है, ये देखिए 25 सेंटीमीटर दे रहा है, ठीक है। ये सब एक प्रकार की यूनिट होनी चाहिए। दोनों को मीटर में, दोनों को केजी में आप कन्वर्ट करें। जब कन्वर्ट करेंगे तो आंसर कौन सा आएगा, सी वाला आएगा, 40 आएगा इसका। फिर देखिए 16 आप डायमेंशनली चाहे तो रख के चेक कर सकते हैं। इसमें रखिए, इसमें रखिए, इसमें रखिए। अब देखिए किसका डायमेंशन यंग मॉडुलस के बराबर आ रहा है, तो जिसका यंग मॉडुलस के बराबर आएगा वही क्या होगा, इसमें सही होगा। तो ये डी वाला ऑप्शन आ रहा है। कौन सा आ रहा है, डी वाला। फिर देखिए इसमें 17 क्वेश्चन। अब देखो बड़ा अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। एक स्टूडेंट है, ये देखिए एक स्टूडेंट है, मेजर द लेंथ ऑफ ए रॉड विथ रोट इट एज 3.50। तो ये देखो लीस्ट काउंट इसका कितना होगा, आप देखेंगे कि लीस्ट काउंट इसका जो होगा, यहाँ से लीस्ट काउंट निकालते हैं। लीस्ट काउंट इसका जो होगा वह लीस्ट काउंट होगा 0.01 सेंटीमीटर, या आप कह सकते हैं 0.1 मिलीमीटर। अब देख लीजिए इन चारों ऑप्शनों में किस यंत्र का, किस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जो है वह 0.1 सेंटीमीटर 0.01 सेंटीमीटर है। तो बारी बारी हम चेक करेंगे, ए को चेक करेंगे, बी को, तो हम सी को चेक करते हैं। ए वर्नियर कैलिपर्स विद द 10 डिवीजन इन वर्नियर स्केल मैच विद द 9 कॉन्साइड, माने VSD क्या हो गया 9/10। आप जानते हैं लीस्ट काउंट कितना होता है, क्यों, MSD माइनस VSD, यानी क्या हो गया 1 MSD माइनस 1/10 क्या MSD 9/10 9/10 का मतलब 1/10, ठीक है, MSD हो गया। अब देखते हैं MSD की वैल्यू कितनी दी रही है। MSD की वैल्यू 10 डिवीजन इन 1 सेंटीमीटर दिया है, 10 डिवीजन इन 1 सेंटीमीटर, इसका मतलब 1/10। याद रखिएगा 10 डिवीजन इन 1 सेंटीमीटर दे, 10 डिवीजन इन 1 सेंटीमीटर दे तो MSD 1/10 होता है, 1/10 होता है। 100 डिवीजन इन 1 सेंटीमीटर दे तो MSD 1/100 होता है। तो ये देखो 1/10 इंटू MSD कितना है, MSD 1/10 है, तो ये कितना आएगा 0.01। आप देख रहे हैं कि लिस्ट काउंट दोनों का क्या बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी। अब चलते हैं 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन क्या कर रहा है बेटा, 18 क्वेश्चन कर रहा है कि स्टूडेंट मेजर द टाइम पीरियड ऑफ 100 ऑसिलेशन। एक स्टूडेंट है, मेजर कर रहा है टाइम पीरियड ऑफ 100 ऑसिलेशन, ठीक है। कितना समय है 90, 91, 95, 92 सेकेंड। फिर आपसे कहा जा रहा है कि लीस्ट काउंट मेजरिंग क्लॉक इज 1 सेकेंड, देन द रिपोर्टेड मीन टाइम शुड बी, रिपोर्टेड मीन टाइम शुड बी कौन सा होगा। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहला काम हम मीन टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। ये मीन टाइम पीरियड निकालेंगे। मीन टाइम पीरियड निकालने के लिए 90 + 91 + 95 + 92 अपॉन कितना कर देंगे 4 कर देंगे, तो ये आएगा आपका 92 सेकेंड। अब इसके बाद हम प्रत्येक टाइम का एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। तो ये चलिए एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। कैसे एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं, 92 - 90 माने 2 हो जाएगा। डेल्टा T2 निकालते हैं, कितना हो जाएगा 92 - 91 1 हो जाएगा। डेल्टा T3 निकालेंगे तो कितना होगा 92 - 95। याद रखिएगा मॉड वैल्यू लेना है, माइनस वैल्यू नहीं लिया जाता है। कौन सी वैल्यू, मॉड वैल्यू। तो डेल्टा T4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 92 - 92 0 हो जाएगा। अब हम डेल्टा TM निकाल देते हैं। ये देखते हैं कि आखिरकार एब्सोल्यूट एरर का मीन क्या होता है। तो 2 + 1 + 3 + 0 अपॉन कितना 4, तो ये आ रहा है कितना 1.5। लेकिन हमको क्या करना है, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। कितने में लिखना है, एक सिग्निफिकेंट फिगर में। तो 1.50 है, इसके पीछे ऑड है, तो इसका मतलब क्या है, राउंडिंग ऑफ करोगे 5 के आगे 0 है, 5 के आगे क्या है 0 है, और इसके पहले क्या ऑड नंबर है, तो इंक्रीज बाई 1 होगा, जिसके कारण आंसर इसका 92 ± 2 सेकेंड होगा। ठीक है बच्चों। अब आ जाइए, ये देखिए 19 क्वेश्चन क्या करा है। ठीक है, ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है बेटा, एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन दिया होगा तो एनसीईआरटी के पहले पेज पे आप देखिएगा, एनसीईआरटी में सब दिया है। बहुत बच्चे, जैसे 1-2 बच्चे कह रहे थे कि पेपर थोड़ा कठिन हो गया है, ये तो पेपर बेटा थोड़ा मिश्रित टाइप का होगा, कभी कठिन आ जाएगा, कभी आसान आ जाएगा। हमको थोड़ा सा उनसे लेवल अच्छा करके चलना है, तो आपके नंबर कम आएंगे, तो इससे घबराइए मत। हमने कहा कि सिर्फ आपको आपकी गलती पकड़नी है, जहाँ गलती पकड़ें तहाँ भैया आपको कोई रोक नहीं सकता है।
नहीं तो और क्या आ रहा है, कुछ तो आई थोड़ा है, वही चीज़ें बार बार रिपीट कर रहा है। अब देखो ह्यूज सर्कुलर आर्क ऑफ लेंथ 4.4 लाइट ईयर। अब देखना लाइट ईयर में कितना होता है, 4.6 इंटू 10⁻15 मीटर होता है कि नहीं। अब याद रहेगा तभी कर पाएंगे, नहीं तो वहाँ चीज़ें दी भी नहीं रहेंगी। ठीक है, यहाँ सॉरी दिया है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर दिया है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी दे दिया है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर दिया है। कितना दिया है, ये भी दे दिया है। तो 1.5 इंटू 10 पावर कितना, ये भी दे दिया है। अब आपको क्या निकालना है, बॉडी कंप्लीट 4 रिवॉल्यूशन इफ इट्स स्पीड 8 u। इसका मतलब ये देखते हैं आपको समय निकालना है। तो समय के लिए यहाँ देखिए, समय के लिए कितना ऑसिलेशन करा 4, एक ऑसिलेशन में दूरी कितना तय करेगा 2πr, और वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे, ये देखिए वेलोसिटी यहाँ पे v है। हाँ वेलोसिटी कितनी दी गई है, v दी गई है, मतलब t = 4 इंटू 2πr अपॉन कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। आइए चलिए अब देखते हैं v कैसे निकालेंगे। तो v तो निकाल लेंगे, v क्या है 8 u पर सेकेंड। ये देखिए 8 u पर सेकेंड का मतलब 8 इंटू क्या 1.5 इंटू 10⁻11 निकाल लिया। अब बात आती है कि बेटा r कैसे निकालोगे। तो r निकालने के लिए ये देखिए, r निकालने के लिए आपको यही ना है, ये आपको दे दिया है 4.4 लाइट ईयर। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 9.46 इंटू 10⁻15। ठीक है, ये सब देखना दूसरे चैप्टर में उदाहरण में देना। ये सब क्वेश्चन दिए हैं, एनसीईआरटी के बाहर का नहीं है। आज नहीं तो कल नीट में पक्का आएगा ये, हाँ कोई रोक नहीं सकता है, आना ही आना है, हो सकता है इसी साल आ जाए। अब आर ये वैल्यू देखो, ये क्या होगा अल्फ़ा। अल्फ़ा कितना दे रहा है, अल्फ़ा दे रहा है 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड को ज़रा उसमें कन्वर्ट करो। 4 सेकेंड को पहले क्या है तुम डिग्री में कन्वर्ट करोगे 3600, फिर रेडियन में कन्वर्ट करोगे 5/18 रेडियन। ठीक है, 5/80 रेडियन। अब देखो अल्फ़ा पता चल गया है, यल पता चल गया है। तो आप जानते हैं एंगल = आर्क अपॉन रेडियस, या रेडियस = यल बाई कितना अल्फ़ा। यल पता है, अल्फ़ा पता है, यल अल्फ़ा पता करके आर पता कर लेना। आर की वैल्यू यहाँ रख देना, वी की वैल्यू यहाँ रख देना, सॉल्व करना। ठीक है, सॉल्व करने पे कोई ना कोई ऑप्शन आपका आएगा ही, ये ऑप्शन आना चाहिए, देख लीजिएगा। ठीक, फिर आइए 20। ये भी देखिए एनसीईआरटी का एकदम प्योर क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी के उदाहरण में दिया है हमने, जो एनसीईआरटी के उदाहरण में चीज़ें दी हैं बेटा, वह आपको मैंने यहाँ पे दिया है। करा 2 रेजिस्टेंस R1 R2 दे दिया है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन विल बी। तो आप जानते हैं कि एरर के लिए कैसे आप सॉल्व करिएगा, 1/RP = कितना 1/R1 + 1/R2। पहले आप आरपी निकाल लें। ये देखिए आरपी = कितना होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, बोलो R1 R2 अपॉन R1 + R2। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे ये सब रख के वैल्यू 4 और ये 4, तो ये आएगा कितना 4 चौके 16, 4 4 8 यानी 2 ओम आएगा। अब आरपी कितना हो जाएगा, ये देखो डेल्टा आरपी अपॉन आरपी का स्क्वायर। ये देखो डेल्टा R1 अपॉन R1 का स्क्वायर, याद है। इसी तरह से करना डेल्टा R2 अपॉन R2 का स्क्वायर। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में उदाहरण में दिया है क्वेश्चन। अब देखो डेल्टा R1 ये है आपका, डेल्टा R2 आपका ये है ना। R1 आपको दिया है, R2 दिया है, सारी वैल्यू आप यहाँ रखते हैं। तो ये देखिए डेल्टा RP अपॉन कितना होता है, ये 2 2 4 होता है, और डेल्टा R1 आप रखते हैं तो 0.8 अपॉन कितना होता है 16 होता है। डेल्टा R2 रखते हैं तो 0.4 अपॉन 16 होता है। ये 4 से 4 चला गया, ये 4 चला गया, यानी कितना हो गया 0.2 + 0.1 यानी 0.3। इसका मतलब कितना हो गया 2 ± 0.3 ओम, यानी डी वाला ऑप्शन। कौन सा हो गया बच्चों, डी वाला। अब आओ 21 क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीट में नहीं आया, एनसीईआरटी में दिया है, हो सकता है इसी साल आ जाए, कोई रोक नहीं सकता है, दुनिया की ताकत आ सकता है। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम T = π/√L/G, मेजर्ड वैल्यू ऑफ L इज 1 मीटर फ्रॉम अ मीटर स्केल हैविंग मिनिमम डिवीजन 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर, इसका मतलब डेल्टा एल जो दिया गया है यहाँ पे कितना दिया गया है, देख लो डेल्टा एल की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई है 1 मिलीमीटर दी गई है। ठीक है, 1 मिलीमीटर का मतलब 0.01 मीटर। ठीक है ना भाई, 1000 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है ना, हाँ ये आएगा ना, हाँ देख लेना वही आएगा ना, हाँ वही आएगा। ठीक है, 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1/1000, ठीक है 100 तो 1 मिलीमीटर को चेंज कर लेना, हाँ सॉरी 1 मिलीमीटर को भी रहने तो क्या दिया है, एल क्या दिया है 1 मीटर आ रहा है। ठीक है, ये 1.0 मीटर दिया है। फिर ये टाइम कितना है, टाइम कितना है बेटा, टाइम जो है 1.95 सेकेंड है,
और कितना ये डेल्टा टी कितना दिया है बच्चा, डेल्टा टी जो दिया गया है वह 0.01 दिया है। करा जी में कितने परसेंट का एरर होगा, तो जी में निकालने के लिए वही काम करोगे, टी इक्वल टू 2π√L/g, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। जी इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, डेल्टा यल अपॉन यल और प्लस 2 डेल्टा टी अपॉन कितना टी। अब देखिए डेल्टा यल आपका ये दिया है, यल आपका ये दिया है, टी ये दिया है, डेल्टा टी दिया है, सब रखते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देना, सब रख के 100 से क्या है मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आएगा 1.13%, 1.13%। ठीक, फिर देखिए 22वां, एक स्क्रू गेज है, गिव्स फॉलोइंग रीडिंग व्हेन द मेजर द डायमीटर ऑफ ए वायर। तो आप सबसे पहले ये बताइए इसका लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट होता है, बोलिए भैया, पिच क्या होता है, पिच अपॉन क्या होता है, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन कहाँ, सर्कुलर स्केल। ये देखिए सर्कुलर स्केल पे होता है ना, सर्कुलर स्केल पे नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर क्या स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो यहाँ से पिच निकालेंगे, क्या कर रहा है 1 मिलीमीटर है, और ये देखिए 1 मिलीमीटर है और ये 100 है, तो इसका मतलब 0.01 मिलीमीटर हो गया। ठीक, अब डायमीटर क्या होता है, डायमीटर होता है बेटा, डायमीटर होता है MSR प्लस CSR और आपका प्लस माइनस 0 एरर होता है, इन होता है, तो 0 एरर दिया नहीं है। अब MSR मेन स्केल रीडिंग कितना दे रहा है 0, सर्कुलर कितना दे रहा है 52, और ये क्या लीस्ट काउंट कितना है 0.01, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.052 सेंटीमीटर आएगा, 0.05 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है ना, देख लीजिएगा, हाँ 0.052 सेंटीमीटर आएगा। ठीक, ये आपका यहाँ पे हो गया। स्टूडेंट मेजर द डिस्टेंस फॉल ए बॉडी इनिशियली एट रेस्ट इन ए गिवन टाइम, ही यूज दिस डाटा एस्टिमेट जी द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये बेटा क्या हो जाएगा, एच इक्वल टू आपके पास क्या फार्मूला हो गया, हाफ GT²। जब तक आपके पास फार्मूला नहीं पता चलेगा आप नहीं पता कर पाएंगे। ये देखिए डिस्टेंस में कितने का है, डिस्टेंस एंड टाइम में कितने का, E1 और E2 है डिस्टेंस, तो जी में पूछ रहा है, तो जी इक्वल टू क्या होगा बोलो, एच बाई कितना हो जाएगा T², या डेल्टा G अपॉन G इंटू 100, और ये क्या हो जाएगा डेल्टा H अपॉन H इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा T अपॉन T इंटू 100 हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए H में कितने का है, H में E1 है और इसमें कितना है 2E2 है, तो ऑप्शन कौन सा है 23 का B, E1 प्लस E2। फिर चलो भाई देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग 5 फिजिकल पैरामीटर हैव द सेम डायमेंशन, किनका इनमें से किसका सेम एनर्जी डेंसिटी यंग मॉडुलस 1 और 4 तो कन्फर्म है, 1 और 4 कन्फर्म है, तो 24 का कौन सा होगा, क्योंकि एनर्जी डेंसिटी का और यंग मॉडुलस का जो होता है प्रेशर के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, हाँ प्रेशर के बराबर होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग 5 फिजिकल पैरामीटर हैव द सेम डायमेंशन, और फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 और 3 का सेम है, लेकिन 2 और 3 का ऑप्शन ही नहीं दिया है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। इफ द डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी आर m पे a, देन फिजिकल क्वांटिटी विल हैव, कौन सी क्वांटिटी हो सकती है, प्रेशर हो सकती है ml-1 T⁻², ये डी वाला ऑप्शन, प्रेशर ml m/1 L/1 T⁻², तो ये वाला हो सकता है। तो ये आपका पहला हो गया। इसमें 25 क्वेश्चन मैंने किसके दिए थे, 25 क्वेश्चन मैंने दिए थे आपको बच्चों, तो बच्चों 25 क्वेश्चन हमने यूनिट मेजरमेंट के क्या हैं कर लिए, काउंट कर लिए। अब 25 क्वेश्चन बच्चों क्या हैं, अब आगे चलते हैं। 25 क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, जो पहला चैप्टर एनसीईआरटी का, मैंने कहा कि चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है फिजिक्स की, आपका चैप्टर मजबूत होगा। और जब दूसरा टेस्ट आप देख रहे हैं जो होल, उसमें भी आपका टॉपिक अलग है। तो कुल मिला के एक दिन में आपके फिजिक्स के 100 क्वेश्चन फेस कर रहे हो, यानी 27 दिन में 2700 फिजिक्स के क्वेश्चन को फेस करोगे। और क्या मेरे अनुभव के अनुसार 2700 में से 50 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, एकदम मिलेंगे। आपको लगेगा कि आप क्या एग्जामिनेशन हॉल में जब पेपर देंगे, लगेगा कि आपने सारे क्वेश्चन टेस्ट में क्या लगाए हैं, और लगाए हैं तो भैया आएंगे। चलिए आइए, क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। 2 equal positive charge are kept at point A and B, 2 electric potential at the points between A and B. Excluding these points, study will moving from A to B. Then potential. मान लो 2 इक्वल पॉजिटिव चार्ज हैं, एक पॉजिटिव चार्ज ये भी है, एक पॉजिटिव चार्ज ये भी है।
करा इनको एक्सक्लूडिंग, इनको छोड़ के अगर हम यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहे हैं पोटेंशियल क्या होगा। तो पोटेंशियल बेटा जैसे इस पॉइंट पे अगर पोटेंशियल निकालेंगे तो इसके कारण भी निकालेंगे और इसके कारण भी निकालेंगे, यहाँ पे पोटेंशियल इसके कारण भी निकालेंगे, इसके यहाँ पे पोटेंशियल इसके कारण भी। तो इसका मतलब पोटेंशियल फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, पहले घटेगा और फिर बच्चा क्या होगा, बढ़ेगा। फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, डी वाला होगा। चलो भाई अब आ जाओ, यहाँ देखो इन द फिगर शो सम ऑफ द फॉलोइंग फील्ड लाइंस करस्पॉन्डिंग टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द फिगर सजेस्ट दैट। अब देखो जहाँ लाइनें डेंस होती हैं बच्चा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती हैं और जहाँ लाइनें दूर दूर होती हैं वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती हैं। तो ये बताओ ए पे और सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा, ठीक है, और बी से ज़्यादा होगा। तो ए और सी पे और बी से ज़्यादा होगा तो सी वाला ऑप्शन होगा। कौन सा, सी वाला। चलते हैं इसमें 28 देखते हैं क्या करा है। करा फिगर में एक रॉड जो है इसके अंदर एंटर कर रहा है, चार्ज रॉड है, तो चार्ज रॉड है। तो ये बताओ इसकी लंबाई L/2 है, इसकी लंबाई L है। तो रॉड जैसे जैसे एंटर करेगा फ्लक्स की मात्रा धीरे धीरे बढ़ेगी और फिर फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा और फिर उसके बाद डिक्रीज करेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, डिक्रीज। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें, डी वाला ऑप्शन है। क्या है, डी वाला है। फिर चलते हैं इसमें देखते हैं, ये क्वेश्चन देखने में आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा लेकिन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। करा कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है इज इंडिपेंडेंट ऑफ डी। तो आप जानते हैं चार्ज शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है, चार्ज शीट के कारण। तो पी का कौन सा हो जाएगा, इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट, यानी पी का ये होगा, ये 5, यानी पी का क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। फिर देखते हैं ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। अब ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी क्या हो जाएगा, लाइन चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, अब ये हो जाएगा 3, लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये होती है। ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी क्यूब, इस बार नीट में आया भी था ये वाला, नीट में ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी क्यूब किसके कारण, डाइपोल के कारण, किसके कारण हो जाएगा, तो यस का जो हो जाएगा वह 2 हो जाएगा, यस का 2 हो जाएगा। अब आर क्या है, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, तो ये पॉइंट चार्ज के कारण तो होता ही है, ये देखिए पॉइंट चार्ज के कारण होता ही है। एक और चीज़ यहाँ पे दिया गया है, बड़ा प्यारा दिया गया है, टू इनफाइनाइट वायर, मतलब आर का 1 भी होगा 4 भी होगा, ये देखिए यहाँ पे आर पे 1 भी होगा और 4 भी होगा, देखिएगा, यानी 2 इनफाइनाइट वायर, ये देखिएगा 2 इनफाइनाइट वायर हैं, एक प्लस लेमडा है और एक माइनस लेमडा है, ये देखिए प्लस लेमडा है और ये क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा माइनस लेमडा है। क्या करा भैया, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, ये देखो 2L है, जेड डिस्टेंस 2L है, इन दोनों के बीच की एक जेड इक्वल टू L पे रखा है, एक जेड इक्वल टू -L पे रखा है, ठीक है, जेड इक्वल टू -L पे रखा है। अब एक छोटा सा पॉइंट लेना है D, और D जो है इनसे बाहर है, तो मान लीजिए D यहाँ पे है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा E1 और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, इसके कारण यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, ये देखिए यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, मतलब 2L डिस्टेंस पे है, तो यहाँ से D डिस्टेंस पे हो जाएगा। E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, λ/2πε0D। इसके कारण E2 कितना हो जाएगा बच्चा, λ/2πε0 और 2L + D हो जाएगा। अब दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो आप E1 - E2 करेंगे और ये शर्त जरूर ले लीजिएगा 2L < D, तो आपका क्या हो जाएगा, इसका ये भी आएगा। तो यानी कौन सा ऑप्शन इसका सही है, बी वाला सही है। क्या सही है, बी वाला। अब आते हैं देखते हैं स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन। मैंने कहे थे कि स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आपको खूब मिलेंगे, तो आइए स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या करा है। करा है कि फॉर प्रैक्टिकल पर्पज द अर्थ यूज टू रेफरेंस एट 0 पोटेंशियल, एकदम सही। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर विथ चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब ये भी सही है ये भी सही, लेकिन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ये 30 का कौन सा होगा, बी होगा, ठीक है, दोनों सही हैं। फिर क्या करा 31, आप जानते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होता है, क्यों बच्चों, तो ये देखो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी उतना ही चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा, उतना ही चार्ज का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ ज़्यादा लाइन हो रहा है, यहाँ कम लाइन हो रहा है, तो इसका मतलब पक्का है कि Q1 इज़ ग्रेटर देन Q2 है। और एक बात याद रखिए, जो न्यूट्रल पॉइंट मिलता है, अगर एक प्लस है एक माइनस चार्ज है तो न्यूट्रल पॉइंट हमेशा बाहर मिलता है, और किधर मिलता है, टूवर्ड्स लेस मैग्नीट्यूड चार्ज, टूवर्ड्स क्या,
लेस मैग्नीट्यूड चार्ज, तो न्यूट्रल पॉइंट किधर मिलेगा, टुवर्ड्स लेस मैग्नीट्यूड चार्ज, यानी फाइनाइट डिस्टेंस टू द राइट ऑफ Q2, राइट ऑफ Q2, यानी फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट। सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। अब आ जाओ इसमें देख लो भैया, चार्ज Q, 2Q एंड 4Q आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 डाइलेक्ट्रिक स्फीयर, मतलब 3 डाइलेक्ट्रिक स्फीयर हैं, 1 2 3, रेडियाई r/2 r2 are respectively as shown in the figure. If magnitude of electric field at point P at a distance r from the center of sphere 1 2 3 are E1 E2 E3 respectively, then अब देखना, ये देखो कौन कौन इसमें बड़ा कौन कौन छोटा है। तो ये देखो ये डिस्टेंस r बाहर है, तो E1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये बोलो E1 इक्वल टू KQ कितना हो जाएगा r²। ये सरफेस पे है तो E2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखो E2 इक्वल टू K, ये देखिए E2 इक्वल टू K2Q अपॉन कितना हो जाएगा r²। ये देखिए E3 कितना हो जाएगा, E3 इक्वल टू कितना हो जाएगा K4Q, देखिएगा KQ स्मॉल r अपॉन R³ का मतलब 8R³। तो सबसे कम इलेक्ट्रिक फील्ड तो E3 हो गई सबसे कम, यानी E2 इज ग्रेटर देन E1 इज ग्रेटर देन E3 हो गया, यानी सी वाला ऑप्शन हो गया। क्या हो गया, सी वाला। आप जानते हैं ना नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड KQ स्मॉल r अपॉन R³ होता था। ये देखिए हमने क्या KQ स्मॉल r अपॉन R³ हमने कर दिया है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन होगा इसमें। फिर देखिए ये दे रहा भैया 2 लार्ज वर्टिकल पैरेलल मेटालिक प्लेट दिए गए हैं। ये देखिए 2 लार्ज वर्टिकल मेटालिक प्लेट, और ये देखिए ये बैटरी से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं, इस पे कौन सा चार्ज है बेटा, प्लस है प्लस है प्लस है प्लस है, और इस पे माइनस है माइनस है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, प्लस से माइनस की तरफ है। फिर क्या कर रहा है कि प्रोटॉन इज रिलीज एट द रेस्ट मिडवे बिटवीन द 2 प्लेट्स, इट्स फाउंड टू मूव 45 डिग्री वर्टिकल, देन x इज नियरली, मतलब x का मतलब इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेटा अगर प्रोटॉन को रिलीज किया जाएगा तो एक तो उसका वेट mg नीचे लगेगा, क्यों भाई, एक उस पर क्या लगेगा, एक फोर्स QE ऐसे लगेगा। अभी बताइए इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 45 डिग्री। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में 10 45 डिग्री अगर ब्रैकेट लगाओगे आप, तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या होगा, बेस, परपेंडिकुलर कितना होगा QE अपॉन कितना हो जाएगा mg। 10 45 1 होगा, इसका मतलब QE और mg आपस में क्या होंगे, बोलो बराबर होंगे। Q और mg आपस में क्या होंगे, E की वैल्यू क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस होती है। E की वैल्यू क्या होती है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस x y कितना हो जाएगा, d mg, सब कुछ दिया है, m रखोगे, g रखोगे, q रखोगे, d रखोगे, तो x की वैल्यू 1 × 10⁻⁹ वोल्ट आ जाएगी दौड़ के। फिर देखो बेटा पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर केप्ट एट 0 0 a/2 0 0 -a/2 0 0 a/2। अब बच्चों देखो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दिया इक्वल मैग्नीट्यूड, तो वर्क डन कर रहा है। तो ये देखो 0 0 a/2 पे है, 0 0 -a/2 पे है, और प्लस और माइनस क्यू चार्ज अगर रखा गया है, तो जब यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो दोनों पोटेंशियल आपका क्या आएगा, 0, और पोटेंशियल जब 0 आएगा तो इसका मतलब वर्क डन क्या आएगा, 0 आएगा, यानी सी वाला ऑप्शन सही है। कौन सा सही है, सी सही है। अब यहाँ देखो 3 चार्ज Q Q Q दिया है, करा कि पूरे कॉन्फ़िगरेशन का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल 0 है, तो Q की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, देखिए Q बाई कितना हो गया A प्लस Q² बाई A प्लस Q बाई A√2, इनकी वैल्यू है क्या, 0 है। जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से ये B वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है ना, B वाला ऑप्शन आएगा। फिर देखिए आगे ये क्या करा है, 2 पार्टिकल A एंड B हैविंग 20 माइक्रोकूलम -5 कूलम्ब हेल्ड फिक्स द सेपरेशन। अब करा है कि कहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, तो बेटा न्यूट्रल पॉइंट बाहर ही मिलेगा, इसके राइट है मिलेगा, क्या मिलेगा, राइट। तो इसके राइट न्यूट्रल पॉइंट निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए आपको मैंने बताया था x इक्वल टू क्या, उस चार से निकालोगे तो √Q2 माइनस √Q1 माइनस √Q2 यल, ठीक है ना। तो इस हिसाब से देखोगे तो 36 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए। फार्मूला याद रहे, सब मैंने क्लास में डिस्कस किया है। अब देखिए चार्ज ऑफ 4 माइक्रोकूलम इज डिवाइड इन 2, तो हमने आपको याद रखिए क्लास में बताया था किसी भी चार्ज को अगर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उनके बीच मैक्सिमम फोर्स लगेगा, याद है। तो 2 इक्वल पार्ट में कौन कौन सा हो गया, 2 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम, तो 37 का कौन सा होगा, बी। अब आइए 38 क्वेश्चन, 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ। ये देखिए ये भी मैंने क्लास में आपको डिस्कस किया था, अगर किसी मीडियम में डुबाया जाए
तो मैंने कहा था कि इनके बीच का एंगल अगर रिमेन कांस्टेंट है, याद करिए क्लास में मैंने सिखाया था के इक्वल टू क्या बताया था, रो अपॉन रो माइनस कितना सिग्मा, मतलब शॉर्टकट नहीं है, ये सब चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ। अब इसमें वैल्यू को रखेंगे तो यहाँ से डाइलेक्ट्रिक मीडियम आपको क्या है पता चल जाएगा। रो कितना दिया है, रो आपका दिया है 1.6, 1.6 में से 8 जाएगा तो यानी डी की वैल्यू कितनी है, डी आएगा, 38 का डी हो गया। फिर चलते हैं 39, क्या चलते हैं 39 क्या कर रहा है भैया, 39 ध्यान दीजिए, 39 का रहा 4 चार्ज इक्वल टू माइनस क्यू प्लेस्ड एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम देन वैल्यू ऑफ क्यू। ये देखिए 4 चार्ज है, ये देखिए माइनस क्यू दिया गया है, माइनस क्यू दिया गया है, माइनस क्यू दिया गया है, माइनस क्यू दिया गया है। करा सिस्टम इन इक्विलिब्रियम है, यहाँ देखो स्मॉल क्यू चार्ज दिया है, करा सिस्टम इन इक्विलिब्रियम है, ठीक। तो सिस्टम इन इक्विलिब्रियम है तो जरा फोर्स निकाल दो, इनके बीच का फोर्स क्या होगा बेटा, ये होगा F1 इक्वल टू कितना हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना आर स्क्वायर, इनके बीच का फोर्स क्या होगा F2 इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, इनके बीच का फोर्स कितना हो जाएगा F3 इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन रूट 2r यानी 2r स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ये इधर ले लीजिए F4 इक्वल टू के क्यू अपॉन r बाई रूट 2, r बाई रूट 2 का मतलब आर स्क्वायर ये हो गया और 2 ये हो गया, आर स्क्वायर बाई 2। अब इनको वेक्टरली अगर सॉल्व करते हैं तो ये कितनी आ जाएगी, क्यू बाई 4 1 + 2 रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ फिर इधर देखो, 2 चार्ज थिन इनफाइनाइट प्लेन सीट हैं, ए सिग्मा प्लस है सिग्मा माइनस है, सिग्मा प्लस का मैम सिग्मा माइनस से ज़्यादा है। तो अब ये देखिए जैसे मान लीजिए अगर कहीं पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सिग्मा प्लस के कारण निकालना है, तो देखिए सिग्मा प्लस, ये सिग्मा प्लस है और ये सिग्मा माइनस है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, ये सॉरी इसके कारण इधर, सिग्मा प्लस ये है, सिग्मा माइनस इसके कारण इधर होगा, और इसके कारण कितना होगा, इधर। अब ये वाले का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो जब इसका मैग्नीट्यूड का ज़्यादा होगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बीचों बीच नहीं होगी बेटा, थोड़ा सा हल्का सा ऐसे टिल्ट कर जाएगी, और ये टिल्ट कौन कर रहा है, मतलब बी या डी ऑप्शन में होगा तो बी वाला देखिए ये पूरा बीचों बीच नहीं, हल्का सा ये तो पूरा बीचों बीच रिजल्टेंट जा रहा है, लेकिन इसका रिजल्टेंट हल्का सा इधर आ रहा है, इसीलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला, यानी 40 का क्या है, बी। फिर देखिए करा 41 क्वेश्चन, एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इतना दिया है, क्यों दिया है, क्यों देख रहे हो कितना प्यारा क्वेश्चन है, क्या करा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी इक्वल टू इतना, आर इतना, आर डॉट पी इक्वल टू 0। तो ये बताओ अगर पोजीशन और डाइपोल मोमेंट का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब पोजीशन और डाइपोल मोमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी इक्वेटोरियल पोजीशन है, और इक्वेटोरियल पोजीशन में बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है डाइपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल होती है। तो अब इसमें से देखो इस पी में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो पी का एंटी पैरेलल है, तो मुझे तो ये एंटी पैरेलल लग रहा है, क्यों, ये देखो माइनस आई प्लस आई, ये -3j प्लस 3j प्लस 2k माइनस 2k, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी, ठीक। फिर देखिए 42 क्या कह रहा है, 42 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर, द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक थ्रू द स्फीयर इज 0 बट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट 0 एनीवेयर इन द स्फीयर। बहुत सही बात कह रहा है, एकदम सही कह रहा है। तो 42 का कौन सा हो जाएगा बेटा, इसमें बी वाला हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 43 में, 43 में करा सिंपल पेंडुलम देखिए इस प्रकार से रखा, उसका टाइम पीरियड निकालना है। तो देख लीजिए अब इसमें 2 प्रकार के फोर्स लगेंगे, एक देखिए QV इधर लगेगा बच्चा, और ये देखिए mg इधर लगेगा, mg इधर, तो mg डैश कितना हो जाएगा ये बताओ, mg डैश इक्वल टू अंडर रूट कितना हो जाएगा, mg का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा QV का क्या स्क्वायर, या g डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट g स्क्वायर प्लस QV बाई m का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब बताओ ये कौन सा ऑप्शन लग रहा है, ये आपका ऑप्शन लग रहा है, यानी 43 का कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा, ये लग रहा है, ठीक है। फिर अब देखो आगे क्या कर रहा है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट विद इन द सरफेस ऑफ ईच कंडक्टर, सही कर रहा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और फिर बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड ए चार्ज कंडक्टर परपेंडिकुलर सरफेस ऑफ द कंडक्टर एवरी पॉइंट परपेंडिकुलर। ये साल नीट में आया भी था, क्यों, नीट में क्वेश्चन आया था कि नहीं बताओ, नीट में क्वेश्चन आया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसका मतलब बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, कोई एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। 45 क्या करा है, व्हेन ए चार्ज क्यू इज द टेकन फ्रॉम द सेंटर टू सरफेस ऑफ स्फीयर पोटेंशियल एनर्जी चेंज, नहीं गलत है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ रो r/3 एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब फर्स्ट फॉल्स है,
फर्स्ट इज फॉल्स स्टेटमेंट, सेकंड इज क्या ट्रू, यानी कौन सा सही है, बी वाला सही है, 45 का बी। फिर देखते हैं 46, दिस क्वेश्चन कंटेंस स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 करा, फॉर ए चार्ज पार्टिकल मूविंग फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू द नेट वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। हाँ सही बात है, क्योंकि कंजर्वेटिव फील्ड है। स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट द नेट वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग क्लोज लूप इज जीरो। ये दूसरी बात बता रहा है, दूसरी बात बता रहा है, यानी फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है। फर्स्ट is true, second is true, second two is not the correct explanation of a, मतलब ये correct explanation इसका नहीं है, ध्यान देना, इसका correct explanation इसका बेटा हाँ नहीं है, तो इसीलिए सी वाला ऑप्शन है। कौन सा सही है, सी वाला ऑप्शन है। अब आते हैं 47, देखते हैं क्या कर रहा है। 47 का इन द फिगर टू पॉजिटिव चार्ज Q2 Q3 फिक्स्ड अलोंग द वाई एक्सिस। ये देखिए Q2 Q3 टू पॉजिटिव चार्ज है, ये में पॉजिटिव चार्ज Q1 इज फिक्स्ड अलोंग द एक्स एक्सिस। हाँ इस पे देखिए इधर की तरफ फोर्स लग रहा है। अब बताइए, कह रहा है कि अगर यहाँ पे क्यू चार्ज कैपिटल लगा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस पे भी फोर्स की दिशा फिर इधर हो जाएगी, यानी दोनों फोर्स सेम दिशा में हो जाएंगे, तो शेल इंक्रीज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। फिर कह रहा पॉजिटिव चार्ज क्यू द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस के। अब क्या होगा, अगर क्यू ग्रेटर देन जीरो है तो ये बताओ, अगर क्यू की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, इस तरह से देखो, इस पे प्लस 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 है, अगर Q की वैल्यू ग्रेटर देन, इसका मतलब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो ये बताओ, ज्यों इसको इधर करेंगे अपने मीन पोजीशन में आ जाएगा, ज्यों इसको इधर करेंगे इधर की तरफ आ जाएगा। इसका मतलब फिर ये अपने सेंटर पे आ रहा है, यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम है। यही अगर निगेटिव है तो ज्यों इसको इधर करेंगे तो इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर जाएगा और रिटर्न होकर नहीं आएगा, यानी फर्स्ट भी सही है, सेकेंड भी सही है। थर्ड क्या कहा जा रहा है, थर्ड कहा जा रहा है एक्सिस पे। ठीक है, थर्ड कहा जा रहा है एक्सिस। एक्सिस कैसे होगा भाई, ऐसे, ये देखिए, इस पे बोलो प्लस चार्ज है पूरा और एक्सिस पे माइनस चार्ज है, तो ये बताइए माइनस चार्ज है तो ये इस पे नेट फोर्स इधर की तरफ होगा कि नहीं, और जब नेट फोर्स इधर की तरफ होगा तो क्या अपने मीन पोजीशन के इधर उधर क्या इसको ऑसिलेट कराएगा, तो इसका मतलब थर्ड भी सही है। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑल करेक्ट, यानी 48 का कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। 49 देखिए, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन देयर इन 1 कप ऑफ वाटर। 1 कप वाटर को एनसीईआरटी ने 250 ग्राम माना है। कितना माना है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वाटर के एक मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। तो आप देखते हैं n × 10e होते हैं। अब n कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्या है आपके पास, पता है नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए अवागाद्रो नंबर 6.023 × 10⁻23 इंटू कितना 250 ग्राम गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास, अपॉन क्या मॉलिकुलर मास। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, n की वैल्यू ये हो जाएगी, 10 मालूम ही है, e मालूम ही है, तो 1.34 × 10⁻7 कूलम आएगा। फिर देखिए, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन, सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन स्टेटमेंट। आपको पेपर टफ लग रहा होगा, लेकिन पेपर टफ नहीं है बेटा, इससे आपको पूरी बैलेंस तैयारी हो जा रही है, वहाँ टफ नहीं लगेगा, इतना गारंटी है। ये 2700 क्वेश्चन अगर दे लेंगे तो वहाँ टफ नहीं लगेगा। कहाँ, नीट में, नीट में तो एकदम क्या झंडा गाड़ के आएंगे आप। करा सर्टेन इज एन स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जेड डायरेक्शन। चलो भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ है, ये देखो जेड डायरेक्शन में है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। फिर कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट कांस्टेंट इंक्रीज यूनिफॉर्मली अलोंग द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, रेट कैसे है, यानी DE/dz देखो इंक्रीज कर रहा है 10⁵ न्यूटन पर मीटर, ये देखो न्यूटन पर कूलम पर मीटर। ठीक है, डाइपोल मोमेंट, यहाँ देखो एक डाइपोल मोमेंट रखा है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट जो है नेगेटिव जेड डायरेक्शन में, इसका मतलब -q यहाँ है, +q उधर है। डाइपोल मोमेंट कितना हो गया भैया, 10⁻⁷। करा नेट फोर्स, तो आप तो जानते हैं कि भैया यहाँ नेट फोर्स और टॉर्क पूछ रहा है, तो फोर्स हम निकाल सकते हैं। फोर्स F = क्या होता है, क्योंकि फोर्स जो है, नेट फोर्स जो है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या होता है, जीरो नहीं होता है। तो F = Q × E। एक काम कर लीजिए, L से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, L से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए डाइपोल मोमेंट बन गया, और ये क्या बन गया, D/dx बन गया। तो अब बताइए डाइपोल मोमेंट कितना है, देखें कितना सिंपल था, D/dx कितना है, dz कितना है 10⁵, इसका मतलब 10⁻⁻²। और चूंकि क्या है, डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है, थीटा 180 है, तो इसका मतलब टॉर्क 0 होगा, यानी आंसर क्या आएगा 10⁻² इंटू ये आएगा 10⁻² ये आएगा। ठीक है ना बच्चों, तो अब आप देख रहे होंगे, तो बच्चों इस तरह से देख रहे हो 50 क्वेश्चन हमने बहुत ही स्पीड में क्या है
इसको डिस्कस कर दिया। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा होगा एक बार देख लीजिए और निश्चिंत होकर फिर अगला टेस्ट की तैयारी करिए। अगला टेस्ट क्लास 11 से मोशन इन स्ट्रेट लाइन का है और क्लास 12 से आपका क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कैपेसिटेंस है। तो 25-25 क्वेश्चन आपके रहेंगे। और फिर दूसरा आपका जो संजीवनी का होल टेस्ट भी है जो 2 से 5:20 पे रहेगा। तो टेस्ट दीजिए, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि आप अपनी गलती को करिए, क्योंकि जब गलती करेंगे तो आप उनसे सीखेंगे और उनसे सीखेंगे तो फिर आपको कोई गिरा नहीं पाएगा और 7 मई को आपसे गलत कुछ नहीं होगा। तो सभी लोग टेस्ट में बढ़ चढ़ कर एक उत्सव की तरह भाग लें और टेस्ट को ये समझें कि हर दिन, जैसे किसी शायर ने कहा कि ऐसा जियो कि हर दिन ज़िंदगी का आखिरी हो। वैसे मैं तो कोई शायर नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हर दिन ऐसा टेस्ट दो, हर दिन ऐसा पढ़ो कि हर दिन क्या है, नीट का टेस्ट हो, जैसे लगे हर दिन नीट की परीक्षा हो। मतलब हर टेस्ट को ऐसे दो कि जैसे लगे नीट की परीक्षा हो। जैसे शायर ने क्या कहा, ऐसा जियो कि हर दिन ज़िंदगी का आखिरी हो। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ आखिरी, तुम ऐसा टेस्ट दो कि लगे नीट का टेस्ट है। जब इस माहौल के साथ दोगे, इस उत्सव के साथ दोगे, तो बेटा तुम्हारा कोई भी कुछ बिगाड़ उगाड़ नहीं पाएगा। सिलेक्शन तो होना ही है। इतने मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं कि सिलेक्शन तो कोई रोक नहीं पाएगा, चाहे कम पढ़ने वाले हो चाहे बहुत ही कम पढ़ने वाले हो। बस टेस्ट को दीजिए ताकि आप गलती सीखें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।